अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पास्ट पेपर का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, बल्कि मिड टू का है ये क्वेश्चन है फॉल 2025 का। ठीक हो गया। इसके अंदर ये हम डिस्कस करेंगे ये वाला प्रॉब्लम। इसके रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन भी कराए थे कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑप्टिमल टेबलो जो मतलब कि डुअल सिंप्लेक्स के रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक हो गया। दरअसल आपसे ना घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इवन कि मैंने लेक्चर्स कराए हैं कि आपने किस तरीके से इस टेबल की अगर आपको वैल्यू पूछी जाए कि आपको ऑप्टिमल इन्वर्स दे दिया जाए और आपको उस आइट्रेशन के बेसिक वेरिएबल दे दिए जाए, तो तब आप किस तरीके से पूरे टेबल की यानी कि ये वाली चीज़ हाईलाइटर यूज़ कर लेते हैं, यानी कि ये वाली चीज़ की वैल्यू आप सारी वैल्यूज़ ये जितनी भी हैं ये सारी वैल्यूज़ आप किस तरीके से कंप्यूट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। बट मसला यहाँ पे आया कि आप लोगों से ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, हालांकि हो जाना चाहिए था। ठीक हो गया। दरअसल काफ़ी बच्चों को से हो भी गया था। ये कुछ बच्चों का मतलब प्रॉब्लम थी ये, क्योंकि मैंने चीज़ें बताई थी, वही चीज़ थी, कॉन्सेप्ट वही लगना था, बट घबरा गए। लेकिन 70 से 80% रेशियो जो मुझे मिले थे बच्चे, उन्होंने ये कहा था कि हमसे सॉल्व हो गया था। लेकिन कुछ को अभी भी ना इसमें प्रॉब्लम है। दरअसल ये क्वेश्चन ही उन्होंने घुमा फिरा के पूछा है। और खैर अगर जिन्होंने मेरा प्लेलिस्ट सही तरीके से देखी हुई थी तो उनके लिए आसान ही था ये। और दूसरा मसला यहाँ पे आया, ये वाला तो चलो, ये वाला फ्लोइड वाशर वाला सब, हालांकि सबसे आसान क्वेश्चन ही मिड में ये वाला था, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो भी मिला मुझे तकरीबन उसने यही कहा कि भाईजान लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, हालांकि सबसे आसान था और ये मैंने चीज़ करवाई भी थी। उन्होंने क्या हुआ, जब रीज़न उनसे पूछी कि क्यों नहीं हुआ, हालांकि ये मैंने चीज़ कराई हुई थी, एग्जैक्ट कराई हुई थी, मतलब कि क्वेश्चन ये नहीं था, कॉन्सेप्ट सारा एग्जैक्ट बताया हुआ था। तो वो क्या था कि पता चला कि 15 मिनट की वीडियो है, तो उन्होंने सिर्फ 13 मिनट की वीडियो देखी, आखिर के 2 मिनट उन्होंने स्किप कर दिया। हालांकि मैंने वो जो लास्ट 2 मिनट्स में जो बताया था काम, कि इस फ्लोइड वाशर का क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है और उसको सोल्व करने का तरीका क्या, वो आखिरी 2 मिनट में मैंने डिस्कस किया था और उन्होंने वो चीज़ छोड़ दी। इस वजह से उनका ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, हालांकि ये बहुत आसान था। और जिन्होंने पूरी वीडियो देखी थी उन्होंने तो कहा कि भाई हलवा क्वेश्चन था, हलवा था ये वाला क्वेश्चन, इजीली हमसे अटैम्प्ट हो गया, सबसे आसान ही ये क्वेश्चन था। हालांकि देखा जाए सबसे आसान यही वाला था, इसमें कुछ टाइम नहीं लग रहा था। ये देखें, ये कमेंट आ रहे हैं, इस तरह के कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं कि आप लोगों के लिए मैं लेक्चर बनाऊं। तो आप लोग खैर रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं आजकल। ये कमेंट आया, बोरिंग वाइन्स ने किया है, थैंक यू भाई। अभी रिकॉर्डिंग के दरमियान आपका कमेंट आ गया और नोटिफिकेशन आ गया। खैर रिप्लाई मैं कर देता हूँ बाद में, रिकॉर्डिंग के बाद। ओके, तो आज मैं इसको तो ना डिटेल में डिस्कस कर दूंगा, इस लेक्चर ये इस प्रॉब्लम को, और साथ ये वाली चीज़ें भी मैं आपको बता दूंगा। मिड टू का बेसिकली आज लेक्चर यही है कि मैं मिड टू का सोल्यूशन आपको बताऊं, और हो सकता है कि मैंने इसमें से स्प्लिट करके ना थोड़ा सा पार्ट, मतलब कि ये वाले लेक्चर के, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके एक अलग से वीडियो बना के चैप्टर 4 के वीडियोस के साथ मैं इसको अरेंज कर दूं। बट ये मैं कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मिड टू का सोल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक हो गया। तो उसने आपको दे दिया हुआ मैक्सिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे दिया मैक्सिमाइजेशन का, और ये कौन से चैप्टर से प्रॉब्लम आया है, ये आया है हमें डुअलिटी वाले, इंट्रोडक्शन टू डुअलिटी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डुअल किस तरीके से बनाते हैं, जनरलाइज डुअल सिंप्लेक्स से आता है, डुअल सिंप्लेक्स, वो सारा केस मतलब कि उस चैप्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक हो गया। अब उसने कह दिया ठीक है कि आपको एक ऑप्टिमल टेबल दे दिया, ये आपको ऑप्टिमल टेबल दे दिया। उसने कह दिया B1 B2 B3 की वैल्यू निकालें, यानी कि ये राइट हैंड साइड कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू निकालनी है। S1 S2 S3 जो है वो हमारे पास स्लैक वेरिएबल्स है, एसोसिएटेड विद कांस्टेंट 1 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली, यानी कि इक्वेशन 1 के साथ हमारे S1 एसोसिएटेड है, इक्वेशन 2 के साथ हमारा S2 है, और इक्वेशन 3 के साथ S3 है। ओके, उसके बाद उसने कहा कि भजन आपको उसने कहा राइट हैंड साइड वैल्यूज निकालनी है B1 B2 B3, यानी कि B1 B2 B3 वैल्यू आपने इसमें निकाल के दिखानी है। ऑप्टिमल डुअल सोल्यूशन क्या है, यानी कि डुअल का सोल्यूशन क्या होता है। डुअल के जरिए बात हम इसके अंदर वेरिएबल लेंगे, डुअल में कन्वर्ट करेंगे तो वो y1 y2 y3 आएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ इक्वेशंस के बराबर होते हैं हमारे पास डुअल वेरिएबल्स, यानी कि y1 y2 y3 की वैल्यू निकालनी है। तीसरा उसने कहा था कि A B C D E F G जो है ना, ये हमारे पास अननोन है, इन सब की वैल्यूज निकालेंगे, यानी ये देखें B C D
ए ई एफ जी, इन सब की वैल्यू निकालनी है। तो ये किस तरीके से निकालते हैं, ठीक हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से ऐसे ही सारी बात है कि वो क्वेश्चन में आपको घुमा फिरा के यही क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, क्योंकि आप फास्ट के बच्चे हो। फास्टियन वालों को इसी तरह का रगड़ा दिया जाता है। खैर, पढ़ाया हमें सिंपल जाता है और हमसे पूरी बिरयानी, मतलब कि उबालना सिखा के हमसे पूरी बिरयानी बनवा देते हैं पेपर में। वही सीन है। खैर, इस तरीके से हमें पढ़ाया नहीं था कि इस तरीके से मतलब पूछा जाए। कुछ सेक्शन ने किया हुआ था, कुछ ने नहीं किया हुआ था। कुछ का ना मतलब कि क्विज में दे दिया था, इससे मिलता जुलता दे दिया था क्विज में, थोड़ा बहुत टच दे दिया था एक आधा सेक्शन को, बाकी सेक्शंस को नहीं था पता। इस तरह का भी कुछ हो सकता है। इवन कि खुद मैं ये जब अटेम्प्ट कर रहा था फर्स्ट टाइम तो थोड़ा सा हुआ, लेकिन बट ये था कि जिन्होंने लेक्चर से इस तरीके से लिया था, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर थे, उनसे इजीली ये अटेम्प्ट हो गया था। और क्योंकि मैंने लेक्चर भी इसी तरीके से अपलोड किए हुए थे और उसमें समझाया भी इसी तरीके से था, तो इस वजह से 80% ऐसे थे जिनसे अटैम्प्ट हो गया था। बट फिर भी किसी को कन्फ्यूजन है, इस वजह से मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैसेज आया हुआ था मुझे। खैर, तो अब किस तरीके से सॉल्व करना है, हम सॉल्यूशन पे चलते हैं। सिंपल, हमने क्या करना है कि x1 आपको पता है कि हम डुअल में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। अगर नहीं पता तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक लेक्चर्स देख सकते हैं कि डुअल प्राइमर से डुअल में किस तरीके से कन्वर्ट करना है। उसके सारे केसेस, ऑल केसेस के नाम से एक वीडियो होगी, उसमें मैंने डिस्कस किया था कि किस तरीके से बनाना होता है डुअल। ठीक हो गया, हमने डुअल बना लिया। हमने डुअल बना के ये लिख लिया, यानी कि डुअल हमारे पास आ गया b1 y1 प्लस b2 y2 प्लस b3 y3। ठीक हो गया। और ये डुअल आ गया, ये हमारे किसके रिस्पेक्टिव होगा, ये हमारा होगा x1 के रिस्पेक्टिव बना होगा। ठीक है, ये हमारे x2 के रिस्पेक्टिव हो गए और ये हमारा x3 के रिस्पेक्टिव बननी होगी डुअल। ठीक है, क्योंकि उनके क्वेश्चन यूज़ किए होंगे। अगर किसी को नहीं पता कि किस तरीके से बना है डुअल, वो जाके लेक्चर दे सकता है। मैं इस लेक्चर में नहीं करवा रहा, क्योंकि मैंने इससे पहले सारे लेक्चर चैप्टर 4 पे अपलोड कर दिए हुए हैं, तो वो आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास x4 के रिलेटेड होगा डुअल। ओके, कोई मसला नहीं। अब आपने क्या करना है, आपने निकालनी थी अब सबसे पहले ये कि आपको ऑप्टिमल इनवर्स पता होना चाहिए। अब ऑप्टिमल इनवर्स किस तरीके से पता होगा, समटाइम्स होता है कि क्वेश्चन में दे देता, बट यहाँ पे वो भी नहीं दिया हुआ। मैंने आपको बताया था, लेक्चर्स में भी बताया था कि ऑप्टिमल इनवर्स किस तरीके से निकलता है। हमारे पास जो इनिशियल बेसिक वेरिएबल होते हैं ना, उनके कॉलम के अंदर जी वाली रो को छोड़ के उनके कॉलम के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज होती है वो हमारे पास ऑप्टिमल इनवर्स होता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये भी बच्चे भी कंफ्यूज हो गए भाईजान, हमें तो यहाँ पे ये भी नहीं पता, क्योंकि ये तो उन्होंने इनिशियल टेबल का मतलब होता है जब से जो सबसे पहला टेबल होता है जहां से हमने काम वर्किंग स्टार्ट करनी होती है। बट हमें तो ये टेबल दिया हुआ है जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हमने कुछ आइट्रेशन करके ऑप्टिमल जो टेबल आया वो हमारे पास ये आया, इसमें से आपने वैल्यू निकालनी है, यानी कि फाइनल आइट्रेशन उन्होंने हमें उठा के फाइनल आइट्रेशन दे दिए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाईजान फर्स्ट यानी कि इनिशियल स्टेज पे हमारे पास बेसिक वेरिएबल कौन से थे। तो मैंने आपको तरीका बताया था और हर लेक्चर के अंदर मैं बताता हुआ आ रहा हूँ। हमने बेसिक इनिशियल बेसिक वेरिएबल किस तरीके से निकालते हैं, हमारे पास जो एक्चुअल वेरिएबल होते हैं, जो कि इस मैं खैर ये हाइलाइटर यूज कर लेता हूँ, यहाँ से कट हो जाएगा। इनिशियल बेसिक जो हमारे पास एक्चुअल वेरिएबल होते हैं, जो कि इस केस में हमारे पास क्या है, x1 x2 x3 x4। एक्चुअल वेरिएबल से मुराद जो हमें गिवन होते हैं वेरिएबल क्या है क्वेश्चन के अंदर, x1 x2 x3 x4 हमें गिवन है, इनकी वैल्यूज हमने पुट करनी होती है 0। और वो किस तरीके से, हम जारी बात है इसको जब हम इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं, इनइक्वालिटीज को इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, किस तरीके से करते हैं हम, स्लैक और सरप्लस वेरिएबल इंट्रोड्यूस वगैरह कराते हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल आता है। खैर ये सारी लेस देन इक्वल टू वाली कांस्टेंट है, तो हमारे पास क्या आएंगी, हमारे पास सारी की सारी सारे के सारे स्लैक वेरिएबल आएंगे। और उसने बता भी दिया S1 S2 S3 आएगा, क्योंकि इसके साथ आप एक इक्वेशन में लिख के भी आपको दिखा देता हूँ, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इक्वेशन वाला को देख लेंगे, अगर आपने इनइक्वालिटीज को इक्वेशन में कन्वर्ट कराना है तो आपके पास क्या वैल्यू हो गया, x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 प्लस 4x4 प्लस, अब आपके पास क्या है, लेस देन इक्वल टू की है तो स्लैग वेरिएबल आता है, प्लस S1 आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा हमारे किसके, B1 के। ठीक होगा, ये इक्वेशन बनती है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं सेकंड इक्वेशन भी बनेगी। खैर मैं इसको, अगर ये हो जाता है कॉपी,
खैर इसको यहाँ से कर लेते कंट्रोल सी। ठीक है, ये मैं क्योंकि ये दरअसल इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि ये आगे जाके भी आपको मैंने कंसेप्ट एक समझाना है, तब आपको ये बात समझ आएगी एक और, क्योंकि उसके अंदर भी आपको यूज़ होगा। मैंने सोल्यूशन के अंदर वो लिखा नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा 2x4, यहाँ पे x3 था और देन x2 था माइनस के साथ, माइनस x2 और 2x1 था। ठीक हो गया, ये सेकंड इक्वेशन थी हमारे। अगर मैं थर्ड इक्वेशन की बात करूं तो उसका आपके पास जब इनइक्वालिटी को आप कन्वर्ट करोगे इक्वेशन के अंदर, तो आपके पास यहाँ पे स्लैक वेरिएबल आ जाएगा s3, बाकी सारे उसी तरीके से रहेंगे। माइनस का x4 हो गया, माइनस का x4 है, इसमें प्लस x3 है, प्लस x3 रहा, माइनस का 2x है तो साइन चेंज कर दें, माइनस 2x है। ठीक होगा, 4x1। ठीक हो गया, तो ये आपके पास आ जाएंगी हमारी जब हम एक सॉरी यहाँ पे हाँ सही है, तो ये एक मिनट स्केप, इसको आगे मूव कर लेते हैं। यहाँ पे इसमें क्या गलती हो गई है, इसमें हमारे पास आना चाहिए था, आया तो है। खैर ये ना इक्वल टू वाला साइन के बाद ना ये हमें दिखा नहीं रहा। अब खैर ये खैर आपको पता है कि यहाँ पे राइट हैंड साइड पे B1 और B2 आ रहा है। ठीक हो गया, यहाँ पे पता नहीं क्यों वो रिप्रेजेंट करता हूँ तो रेज हो जाता है, आई डोंट नो व्हाई। ठीक हो गया, अब आपने क्या करना था कि ये आपने बना लिया। ठीक हो गया, अब आपके यहाँ पे आप जब x1 x2 x3 की वैल्यू पुट कर 0 पुट करोगे तो जाहिर बात है s1 s2 s3 की वैल्यू कुछ ना कुछ आएंगी अदर देन नेगेटिव वैल्यूज, यानी कि नेगेटिव वैल्यूज नहीं आएंगी, पॉजिटिव वैल्यूज आएंगे। तो जाहिर बात है वो क्या है, s1 s2 s3 आपके बेसिक वेरिएबल हो गए। इनिशियल आइटरेशन के अंदर आपके पास बेसिक वेरिएबल क्या है, s1 यानी कि यहाँ पे s1 होगा, यहाँ पे s2 होगा और यहाँ पे होगा s3। तो अब आपने क्या, अब आपको ये पता लगा कि इनिशियल बेसिक वेरिएबल मेरे पास क्या थे, s1 s2 s3। आपने सिर्फ और सिर्फ यानी कि फाइनल जो आपको ये टेबल दिया हुआ है इसमें आपने s1 ओहो s2 और s3 के कॉलम में देखना, यानी कि z वाली रो को छोड़ देना और आपने कॉलम में देख लेना। आपके पास ये जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यूज यहाँ से लेकर यहाँ, और ये आपके पास क्या है, ऑप्टिमल इनवर्स है। ठीक हो गया, ये आपके पास ऑप्टिमल इनवर्स है, वही हमने नोट डाउन कर लिया। ये देखें ऑप्टिमल इनवर्स क्या है, 1/4 1/8 5/8, और ये देखें सारा अगर आप नोट करें तो ये वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक हो गया, इस तरीके से आपने निकाल लेना था कि ऑप्टिमल इनवर्स मेरा ये है। ठीक हो गया, अब आपके पास ऑप्टिमल इनवर्स आ गया। अब आपने क्या करना होता है, अब अगर आपको याद होना तो आपने y1 y2 y3 की वैल्यू निकालनी, यानी कि ये देखें ऑप्टिमल डुअल सॉल्यूशन था। आपने इन इक्वेशंस को डुअल में कन्वर्ट कर लिया तो आपके पास ये डुअल आ गया बन के। ठीक हो गया, डुअल आ गया। अब आपने क्या करना कि y1 y2 y3 है ना आपके पास डुअल वेरिएबल, उनकी वैल्यूज निकालने। किस तरीके से निकालते हैं, मैंने आपको बताया था कि उस ऑप्टिमल इनवर्स को मल्टीप्लाई कर देना उस आइटरेशन में, जिस आइटरेशन जो आइटरेशन यानी कि आपको ये आइटरेशन दी हुई है ना, इसके अंदर ऑप्टिमल इनवर्स क्या है, ये है आपके पास, ये जो मैंने आपको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करके दिखाया। अब इस आइटरेशन के अंदर जो आपके पास बेसिक वेरिएबल है ना, उनकी वैल्यूज आपने देखनी है ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। ये जो आपके पास ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसके अंदर वैल्यू देखनी है, और सीक्वेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। आपने एक रो बनानी होती है इस तरीके से। ठीक हो गया, इस तरीके से रो बनानी है जिसमें पहला क्या है, x2 है, तो यहाँ पे x2 आएगा, और x4 है, देन x4 लिखेंगे, कोफिशिएंट लिखेंगे, s3 है, देन s3 का कोफिशिएंट आएगा। ठीक हो गया, उसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है, ऑप्टिमल इनवर्स को मल्टीप्लाई करना होता है इसके साथ। ठीक हो गया, तो वो क्या है, अगर देखें तो x2 का कोफिशिएंट है हमारे पास 1, x4 का है 5 और s3 का है नहीं, तो s3 का नहीं है तो वो होगा 0। तो हमारे पास एक बन जाएगी रो 1 5 0। तो वो देखें आपके पास किधर गया, ये देखें ये आ गया y1, ये आ गया 1 5 0। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया ऑप्टिमल इनवर्स के साथ। दरअसल होता है ये कि ये देखेंगे ये 1/3 है, ये 1/3 है और ये 3/3 है, तो जाहिर बात है 3/3 यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इजीली हो सकती है, तो आपके पास एक 1/3 का आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, आपने जब इसको मल्टीप्लाई किया यानी कि इस को आपने इस के साथ मल्टीप्लाई किया ऑप्टिमल इनवर्स के साथ, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएंगी, ये वैल्यू आई। तो इसमें क्या है, पहली y1 की वैल्यू होगी 7/8, y2 की वैल्यू क्या है 3/5, सॉरी 3/4, एंड y3 की वैल्यू आया 0। तो आप देख सकते हैं आपके पास पार्ट 2 का आंसर आ गया। ठीक हो गया, उसने कहा ऑप्टिमल डुअल सॉल्यूशन निकालना था, y1 y2 y3 का आंसर आ गया। ओके हो गया, कोई मसला नहीं। अब
दूसरी बात मैंने आपको ये बताई थी कि अगर आपके पास ऑप्टिमल इनवर्स गिवन हो और ठीक है, और आपके पास क्वेश्चन गिवन हो, ये वाला क्वेश्चन गिवन हो, तो आप किस तरह ये वाली टेबल की वैल्यूज कंप्यूट कर सकते हैं, ये वाली। ठीक हो गया, ये वाली वैल्यूज किस तरीके से कंप्यूट कर सकते हैं, हालांकि ये मैंने पिछले लेक्चर्स में करवाया भी था। इस वजह से मैं आपको कह रहा था कि मैंने ये सारा कुछ लेक्चर्स के अंदर कराया हुआ था, बट इस ये स्पेसिफिक इस तरह क्वेश्चन आपको करा के नहीं दिखाया था कि इस तरीके से पूछा जा सकता, बट ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई थी आपको प्रीवियस लेक्चर्स में। तो इस वजह से जिनको याद थी, जिन्होंने अच्छी तरीके से लेक्चर सुने थे, तो उन्होंने तो ईजिली अटेम्प्ट कर लिया था इसको। ठीक हो गया, ये किस तरीके से आता है, मैंने आपको बताया था कि अगर हम ये वाली जो है, ये वाली जो चीज़ है, इसको हम मैट्रिक्स में लिख के ऑप्टिमल इनवर्स को हम इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो हमारे पास ये ही वैल्यूज होंगी, सारी इस टेबल की वैल्यू होंगी। ठीक हो गया। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि हमारे पास लिखा हुआ था, आप ये रेस में कर लेता हूँ। ठीक हो गया, ये हमारे पास था। अगर इसको मैं मैट्रिक्स बनाऊं तो ये बनता है 1 2 4, फिर एक कॉलम हो गया 1 2 4, दूसरा कॉलम हो जाएगा 2 -1 -2, तीसरा कॉलम हो जाएगा 2 1 1, चौथा कॉलम हो जाएगा 4 2 -1। ठीक हो गया, इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। और राइट हैंड साइड वाला भी अगर हम लिख लेते हैं B1 B2 B3 हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा। ऑप्टिमल इनवर्स को मैं इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ओके, बट ये चीज आपको पता थी, तो इसको पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही क्या है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम ही मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। एक कॉलम मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, मैं अभी आपको समझाता हूँ, घबराना नहीं है आप लोगों ने। तो वो कॉलम मतलब ये कि अब मुझे इस वाले कॉलम में वैल्यू चाहिए ना, सिर्फ बी और सी और डी की चाहिए, तो मैं ये वाला कॉलम पकड़ लेता हूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, जरी बात है, ऑप्टिमल इनवर्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस कॉलम के साथ, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो बी सी डी है ना, इसकी वैल्यू मैंने अभी तो आपको बताया है कि भाईजान अगर हम इसका मैट्रिक्स बना के इस क्वेश्चन का ऑप्टिमल इनवर्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास ये पूरे, ये जितना भी होल है, ये नीचे जी को छोड़ के हमारे पास ये वैल्यूज आ जाती हैं। ठीक हो गया, इसका मतलब ये कि अगर ये बी वाला है, बी सी डी, इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, x3 है। देखिए ये x3 के कोफिशिएंट है, तो x3, ये देखें अगर मैं x3 वाला कॉलम, जो कॉलम मेरा x3 के कोफिशिएंट से बन रहा है, उसको मैं ऑप्टिमल इनवर्स को उसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास ये वाले कॉलम की वैल्यू आ जाएंगी। ठीक हो गया, तो वही चीज़ की है हमने बी सी डी के लिए। बी सी डी के लिए यानी कि ऑप्टिमल इनवर्स लिखा, और ये 2 1 1 कैसे आया, ये देखें x3 का कोफिशिएंट था, x3 का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, 1 है और 1 है। ओरिजिनल क्वेश्चन की बात हो रही है, यहाँ से कॉलम क्या आ रहा है, 2 1 1। ऑप्टिमल इनवर्स को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास बी सी डी की वैल्यू आ जाएगी। तो वही यहाँ भी क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये 0 1/2 3/2, ये हमारे पास बी सी डी की वैल्यू, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 1/2, डी की वैल्यू आ गई 3/2। ठीक हो गया, ये समझ आ गई। ये अब क्या हो गया, हमारा पार्ट सी ऑलमोस्ट बी सी डी वाला खत्म हो गया। पार्ट 2 तो हो गया पूरा। बी सी डी ये रहता है, बी की वैल्यू आगे, सी की आगे, डी की आगे, बट ई एफ, ए ई एफ एंड जी की वैल्यू रहती है। ओके, कोई मसला नहीं। आपके पास अगर आप देखें टेबल में देखें तो आपके पास है जी, ये है हमारे पास, दरअसल किसका सोल्यूशन है, जी का, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आप देखें, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपके पास है ये। ठीक हो गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैसे तो आपके पास ये दिया हुआ ना, लेकिन हमने इसका डुअल निकाला, डुअल और जारी बात है प्राइमल का आंसर सेम ही होता है। ठीक हो गया, तो ये है। अब इसमें हमारे पास y1 y2 और y3 की वैल्यू तो आ गई, मैंने आपको बताया भी था कि किस तरीके से हमने निकाली है y1 y2 y3 की वैल्यू। ठीक हो गया, वो इसी वजह से हमने निकाली है। अब हमें चाहिए b1 b2 b3 की वैल्यू। अगर ये हमारे पास b1 b2 b3 की वैल्यू आ जाएगी तो हम मल्टीप्लाई करके सिंपल हमारे पास जी की वैल्यू आ जाएगी। अब b1 b2 b3 की वैल्यू किस तरीके से निकालना है वो पहले निकाल लेते हैं, सिंपल है, कोई मसला नहीं। मैंने अभी आपको समझाया था कि अगर मैं इस पूरे क्वेश्चन का, ओरिजिनल क्वेश्चन का टेबल उसमें कन्वर्ट करूँ मैट्रिक्स में, और ऑप्टिमल इनवर्स को मैं इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरे पास पूरा ये होल नीचे वाला आ जाएगा जी वाली रो को छोड़ के आंसर। ओके, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये जो राइट हैंड साइड वाला कॉलम है, ये जो b1 b2 b3 है, ऑप्टिमल इनवर्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करूं, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा ये वाला कॉलम। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात, मैंने आपको बताया था कि अगर पूरा मैट्रिक्स इसका बना के इस ऑप्टिमल इनवर्स के साथ मैं मल्टीप्लाई, ऑप्टिमल इनवर्स को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास ये पूरा टेबल आ रहा है आंसर में।
और वो किस तरीके से आएगा, जारी बात है ये जो x1 का अगर कोफिशिएंट देखें तो उसके रिलेटिव अगर इस कॉलम के मैं मल्टीप्लाई ऑप्टिमल इनवर्स को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कौन सा आंसर आएगा कॉलम में, ये वाला आंसर आएगा। इसी तरीके से अगर x2 के कोफिशिएंट के साथ मैं ऑप्टिमल इनवर्स वाला मल्टीप्लाई करूँ मैट्रिक्स तो मेरे पास ये दूसरा कॉलम आ जाएगा। तीसरे के साथ किया तो मेरे पास ये वाला कॉलम आ जाएगा। अभी मैंने इसके आंसर भी निकाला, तो x4 वाला अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। s1 s2 s3 तो है ही नहीं, सारी बात है। अगर आप इस चीज को कन्वर्ट करके करें तो आपके पास यही क्योंकि ऑप्टिमल इनवर्स है तो ये वाला आंसर आएगा। खैर मुझे लगता है कि ये प्लेलिस्ट देख रहे हैं इनका क्विज वगैरह या है एग्जाम वगैरह, तो वो प्लेलिस्ट देख रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं ओनली चैनल एक्सप्लेनिंग एवरी टॉपिक पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर मोटिवेटिंग मी। खैर रिप्लाई खैर मैं कहता हूँ इनका दूसरा कमेंट आया शायद ये लेक्चर रिकॉर्डिंग है, क्योंकि आप लोग जारी बात है कि आप लोगों के पास भी टाइम कम होता है। आप भी अगर मेरी एक वीडियो है 30 मिनट की या 25 मिनट की तो आप 2x पे लगा के देख रहे होते हैं 1.7 पे, तो इस वजह से ड्यूरेशन भी कम ड्यूरेशन में कवर हो जाती है। खैर बात हो रही थी हमारे, ठीक हो गया ये S1 S2 S3। खैर ये तो हमारे पास वो था ना क्या कहते हैं अपना ऑप्टिमल इनवर्स, इसको तो छोड़ दें। और ये जो लास्ट वाला जो है तो इसको जब हम करेंगे ऑप्टिमल इनवर्स को हम इस B1 B2 B3 के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये वाला कॉलम, ये वाला, ये लास्ट वाला 6 7 2 9। दरअसल ये राइट हैंड साइड है ना, ये देखें राइट हैंड साइड है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड इक्वेशन की अगर इसका ऑप्टिमल इनवर्स इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज ही आंसर में आ गई। ओके, तो मैं ना खैर इसको रिमूव कर लेता हूँ, साफ सुथरा हो जाएगा। ठीक हो गया, हो जा रही है, बाकी तो हो गया। खैर इतना साफ हो गया, ये पता नहीं क्यों आहिस्ता आहिस्ता रेज कर रहा, कभी करते थे कभी नहीं कर रहा। खैर ये रेज हो गया काफ़ी हद तक। अब हमने क्या किया कि सिंपल, मैंने अभी आपको सारा एक्सप्लेन भी कर दिया, उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अब आपने क्या किया कि ऑप्टिमल इनवर्स क्या था वो तो हाईलाइट कर दूंगा ज़रा, ये था हमारा ऑप्टिमल इनवर्स। ठीक हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने B1 B2 B3 के कॉलम के साथ, तो हमारे पास और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगी 6 7 2 9। ये देखें ये वाला कॉलम आ गया, मैंने आपको कहा था कि ये आंसर में आएगा। ओके, तो ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा। आपने सिंपल इसको मल्टीप्लाई करके इक्वेशंस आपकी बन जाएगी। ये देखें आपके पास मल्टीपल इक्वेशंस बन गई। अब आपने क्या करना है कि इन तीनों इक्वेशंस को आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व करते रहना है। साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो सारी बात है। अब ये देखेंगे अगर आप इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास B1 की वैल्यू आ जाएगी, फिर आप B1 की वैल्यू इसमें से किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, B2 की वैल्यू आ जाएगी। B1 B2 की आगे तो जारी बात आप इस इक्वेशन में पुट करके B3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो B1 की वैल्यू आई 40, B2 की आई 8 और B3 की आई 10। ठीक हो गया, ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और आपका ये पार्ट ए का भी आंसर आ गया। पार्ट ए का आंसर आ गया। अब पार्ट ई के कौन कौन सी वैल्यू रह गई, ए रह गई है, ए रह गई है, ई रह गई है, एफ रह गई है और जी रह गई है। और ये सारी वैल्यूज कौन सी थी, ये आपके जी वाली रो की है। अब आपके पास जी वाली वैल्यू इजीली आ जाएगी क्योंकि आपके पास B1 B2 B3 भी आ गया, Y1 Y2 Y3 आपने पहले ही निकाल दिया था। मैंने आपको पार्ट 2 सबसे पहले सॉल्व करके दिखाया। आप सिंपल ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर आप वैल्यूज को पुट करें, जो कि था ये B1 Y1 प्लस B2 Y2 प्लस B3 Y3, तो आपके पास जी की वैल्यू आ जाएगी जो कि 41। ओके, ये भी हो गया आपका क्लियर। अब आपके पास रह गई यानी कि जी की वैल्यू आ गई, जी मैक्स का मतलब है ये जी की वैल्यू आना। ठीक हो गया, अब आपके पास तीन वैल्यूज रह गई, ए रह गया है, ई रह गया है और एफ रह गया। ओके हो गया। अब आपने नहीं घबराना। अब जी की वैल्यू किस तरीके से निकालते थे, जी की वैल्यू निकालते थे हम डुअल के साथ। डुअल इसलिए हमने सबसे पहले कैलकुलेट किया था। तो डुअल कहाँ पे गया हमारा, ये रहा डुअल। और यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि ये जो पहला डुअल हमने निकाला है ये x1 के साथ x1 के कोएफिशिएंट यूज करके निकाला है, दूसरा x2 से, तीसरा x3 से, x4 से। अब हम जाके देखते हैं कि हमारे पास a है, a की वैल्यू निकालनी है। a किसका कोएफिशिएंट बन रहा है, जी में x3 का। ठीक है, ये मैं रेज भी कर लेता हूँ, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। यार रेज हो जाओ, ठीक है क्या। a किसका कोएफिशिएंट बन रहा है, x3 का। तो आपने क्या करना कि आपने डुअल को देखना है जो आपके x3 के साथ एसोसिएटेड है, यानी कि x3 के कोएफिशिएंट को यूज करते हुए जो डुअल बना है आपका,
वो देखना है। वो क्या था, x3 का क्वेश्चन, ये देखें x3 के साथ हमारे पास ये वाली इक्वेशन बनी थी, ये वाली, ये वाला डुअल बनाया था। ठीक हो गया। इसको आपने इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेना किस तरीके से, यानी कि जो राइट हैंड साइड पे -3 इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस 3। ठीक हो गया। अब आपके पास क्या है, आपके पास y1 की भी वैल्यू है, y2 की भी वैल्यू, y3 की भी वैल्यू है। आप सिंपल वैल्यू पुट करें। आपने यहाँ पे मैंने पार्ट 2 इसलिए सबसे पहले कराया था, y1 y2 y3 की वैल्यू आपके पास है। आपने सिंपल इसके अंदर पुट करना है, जो कि क्या होगी 2y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस 3। इसके अंदर जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी। आप यहाँ पे वो यहाँ पे ना डायरेक्ट लिखी हुई है, तो इस वजह से मैं आपको बता रहा था कि आप पुट करके भी देख सकते हैं। y1 क्या है, 7/8 है, 3/4 है। आप पुट करें इसको, 0 पुट करें तो आपके पास एक वैल्यू आएगी, आपके पास जो वैल्यू आएगी ना वो आपके पास ए की वैल्यू होगी। ए की वैल्यू मैंने खैर यहाँ पे कंप्यूट करके दिखाई है या नहीं दिखाई, खैर यहाँ पे ना मैं लिखना भूल गया। खैर तो आपने इसको इस तरीके से निकाल लेनी है। आपको मैंने बता दें कि किस तरीके से आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। अब रह गया आपके पास ई और एफ की वैल्यू, बस दो वैल्यूज रह गई। अब वो किस तरीके से निकालने हैं, अब वही आपने S1 को देखना है, S1 के साथ एसोसिएटेड जो आपने डुअल बनाया उसको लेना है। बट यहाँ पे जब आएंगे तो आप कहेंगे कि यहाँ पे तो डुअल ही नहीं है S1 के साथ। दरअसल मैंने जो आपको तरीका कराया अ, वो बहुत आसान तरीका था, जिसके मैंने आपको समझाया था किस तरीके से डुअल बनाना। एक दूसरा भी तरीका होता है डुअल बनाने का। दूसरा डुअल बनाने का तरीका ये होता है कि आप इन इक्वेशंस को सबसे पहले, इन इक्वलिटीज को सबसे पहले इक्वेशंस में कन्वर्ट करें। इन इक्वेशंस को कन्वर्ट करने के बाद फिर यहाँ से डुअल बनाएं। और वो क्या होता है कि डुअल आपका बार बार रिपीट हो रहा होता है, और रिपीट होने की वजह से आप वो यानी कि आप अगर एक इक्वेशन 2 बार लिखी गई है तो आप उसको एक बार लिख देते हो। ठीक हो गया, ऐसे ही होता है। तो वो मैंने आपको इस तरह के मसले में पढ़ने की बजाय मैंने आपको जो तरीका बताया था उसमें यह था कि आप डायरेक्ट इन इक्वेशंस को यूज करते हुए डुअल किस तरीके से बनाना। ठीक हो गया। तो वो एप्लीकेबल था, एप्लीकेबल है, हर जगह लगता है। ठीक हो गया। आपने ये नहीं घबराना कि आपने दूसरा मेथड नहीं किया। खैर उसमें यही होता है कि अब अगर मैं, इसलिए मैंने ये वाली इक्वेशंस लिखी हैं आपको ये चीज़ समझाने के लिए। अब यानी कि S1 के रिलेटेड डुअल होना चाहिए। S1 क्या है, अगर देखा जाए S1 का, इसके अंदर कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 0 होगा, इक्वेशन 2 के अंदर, इक्वेशन 3 के अंदर भी 0 होगा। तो इसका डुअल क्या आएगा, इसका डुअल आएगा y1। ओके। और y1 क्या होगा, हमारे पास S1 S2 S3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि y1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो y1 माइनस 0 हो जाएगा। ठीक होगा। तो ये सिंपल क्या आ गया कि S1 का जो डुअल होगा वो होगा y1। ओके। S1 का डुअल क्या है, y1। अब y1 है तो S1 का क्या था, मैंने कहा था कि S1 के रिलेटेड जो आपका डुअल है, उसके अंदर आपने उसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास ये ई का आ जाएगा, क्योंकि ई है इसमें जेड की रो में S1 का कोफिशिएंट है। तो ई किसके बराबर हो जाएगा, y1 के बराबर होगा। और ई की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू होगी जाहिर बात जो कि 7/8 है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, इसलिए हमारे पास ई की वैल्यू आई है 7/8। और मैंने आपको बता भी दिया कि किस तरीके से करना है। और वो क्या था, मैंने आपको बताया था कि दो तरीके होते हैं डुअल बनाने के। मैंने आपको दूसरा जो सिंप्लीफाइड वर्जन है, जिसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें करनी नहीं पड़ती और इजीली आप डुअल बना लेते हैं, तो वो मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि इसके अंदर फिर आपके मसले वगैरह आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे इस वाले तरीके से, इसलिए मैंने ये नहीं कराया। बट यहाँ पे मैं बताना आपको, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ, और लाजमी भी है कि ताकि आपको ई और एफ की वैल्यू किस तरीके से निकली ये आपको पता होना चाहिए। ये कंसेप्ट आप जेन में रखें तो आपको पता होगा। ठीक हो गया। इसका अगर आप, हाँ, तो डुअल, इसका S1 के एसोसिएटेड डुअल क्या आया था, y1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। अगर आपने गौर किया होगा तो ये देखें, y1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हम वैसे ही बाय डिफॉल्ट लिखते हैं। बाय डिफॉल्ट कह रहा हूँ, जब y1 एक तो इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पे y1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसको मैं कह देता हूँ कि ये S1 के साथ एसोसिएटेड है। ठीक हो गया, y1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और जब मैं वेरिएबल्स, यानी कि जाहिर बात है डुअल के अंदर हमने वेरिएबल्स के भी लिखना होता है, तो आप देखें वेरिएबल्स के अंदर भी y1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये दो बार रिपीट हो रही होती है, इसलिए हम उसको खत्म करके एक बार लिख देते हैं। ठीक हो गया। ये मैं आपको बताना चाह रहा था, इस वजह से मैंने सिंप्लीफाइड वर्जन कराया था। ठीक हो गया। अब इसी तरीके से y1 के बराबर आ गया। अब देखेंगे f क्या था, f है हमारे पास S2 के साथ एसोसिएटेड। जी वाली रो में इसकी वैल्यू किसके साथ आएगी, जो हमारा डुअल होगा S2 के साथ एसोसिएटेड। S2 का अगर हम देखें तो S2 होता है 0 1 0। ये देखेंगे क्योंकि ये इस इक्वेशन के अंदर आ रहा है ना S2, तो इससे ऊपर वाले इक्वेशन में S2 नहीं है, इससे नीचे वाले भी नहीं है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 0 1 0, यानी कि डुअल होगा 0y1 प्लस y2 प्लस 0y3, 0 0 मल्टीप्लाई होकर 0 होगा। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, y2।
y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनेगा, इसका भी इस वजह से रिपीट होता है, तो इस वजह से हम एक बार लिख लेते हैं, वो यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक होगा। तो s2 क्या आ गया हमारे पास, y2 के बराबर आ गया। तो y2 की वैल्यू क्या थी, 3/4। तो इसलिए यहाँ पे ये देखें f की वैल्यू भी आ गई 3/4। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 मिड 2 का। उम्मीद है कि आप लोगों का समझ आ गया होगा कि इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो किस तरीके से सॉल्व करना है। बड़ी डिटेल में मैंने करवा दिया है। अगर किसी को डुअल वगैरह बनाना नहीं आता तो वो मेरे प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर देख सकता है। ठीक होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो था हमारा पास था वो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल के रिलेटेड था, और ये मैं खैर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर इसमें आ जाता